नमस्कार, राजधानी लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। आइए आगाज करते हैं इस वक्त की अहम खबरों का। बृजभूषण शरण सिंह पर दर्ज यौन उत्पीड़न की जांच कर रही दिल्ली पुलिस ने उन मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया जिनमें बीजेपी सांसद को राहत देने की बात कही जा रही थी। दिल्ली पुलिस ने सफाई जारी कर कहा कि मामले में अभी जांच चल रही है। पुलिस ने बयान जारी कर कहा है कि कुछ लोगों का कहना है कि बृजभूषण सिंह के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं और पुलिस द्वारा फाइनल रिपोर्ट दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। ये खबर पूरी तरह गलत है। ये केस अभी विवेचन में है और पूरी जांच के बाद ही उचित रिपोर्ट कोर्ट में रखी जाएगी। दरअसल बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 7 महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई है। पहलवानों की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने 2 मामले दर्ज किए हैं। पुलिस ने महिला पहलवानों समेत कई लोगों के बयान भी दर्ज किए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पहलवानों ने मंगलवार को अपने मेडल को गंगा में बहाने का ऐलान किया था। हालांकि किसान नेता नरेश टिकैत के समझाने के बाद उन्होंने मेडल गंगा में न बहाने का फैसला किया। नरेश टिकैत ने इसके साथ ही सरकार को 5 दिन का अल्टीमेटम भी दिया। टिकैत ने गुरुवार को मुजफ्फरनगर में महापंचायत का भी ऐलान किया। उधर रेसलिंग के सबसे बड़े संगठन UWW ने WFI को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 45 दिनों में संगठन के चुनाव नहीं हुए तो भारतीय बोर्डों की सस्पेंड भी किया जा सकता है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, जिस तरीके से पहलवानों का प्रदर्शन लगातार जारी था और कहीं ना कहीं बृजभूषण के खिलाफ गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी, वहीं दिल्ली पुलिस के हवाले सूत्रों के हवाले से ये खबर आई थी कि अभी भी बृजभूषण के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इन रिपोर्ट्स को अब खारिज कर दिया है। की और बृजभूषण को लेकर जो लगातार संघर्ष था पहलवानों का, खास तौर पर महिला पहलवानों का, वो संघर्ष कहीं ना कहीं अभी भी जारी है। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से बृजभूषण की गिरफ्तारी की, तो वो अभी तक नहीं हो पाई है और इसी को लेकर कहते पुलिस की तरफ से जानकारी मिल रही थी कि उनके पास पर्याप्त सबूत नहीं है और वो कहीं ना कहीं पुलिस रिपोर्ट में कहते बेगुनाह हो सकते हैं। मगर अब पुलिस की तरफ से एक बयान आया है जिसके अंदर कहा गया है कि जब मीडिया रिपोर्टों के अंदर ये चल रहा है कि पुलिस के पास सबूत नहीं है और पुलिस जो है वो जांच सिर्फ अपनी आखिरी चीज उस पर सीमित है, तो कहीं ना कहीं बृजभूषण जो है वो बेगुनाह साबित हो सकते हैं। अब उससे कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से खंडन किया गया है कि पुलिस की तरफ से ऐसी कोई भी जानकारी जो है वो नहीं दी गई है। मगर हाँ, ये जरूर स्पष्ट किया गया कि अभी जांच जो है वो अभी भी सुचारू रूप से चलती हुई नजर आ रही है और ना ही इस जांच को अभी तक खत्म किया गया है। दूसरा, यहाँ पर जिस तरीके से नार्कोटिक टैक्स को लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से दोनों तरफों से कहीं ना कहीं जो पक्ष है उनको बुलाने की जो प्रक्रिया थी वो भी अभी तक दिल्ली पुलिस की तरफ से नहीं अपनाई गई है, जिसको लेकर लगातार कहीं ना कहीं जानकारी मिल रही है कि दिल्ली पुलिस जो है वो जांच नहीं करना चाहती है या फिर कहीं ना कहीं बृजभूषण को बचाने की कोशिश कर रही है। मगर यहाँ पर पुलिस की तरफ से अब बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया कि जांच अभी खत्म नहीं हुई है, जांच अभी सुचारू रूप से चलती रहेगी और कहीं ना कहीं जैसे ही सबूत जो उनके हाथ में लगते हैं तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं कोर्ट के अंदर पेश किए जाएंगे। मगर देखना होगा कोर्ट के अंदर सबूत जो है वो कब पेश किए जाएंगे, कौन सी जानकारी जो है दिल्ली पुलिस के पास वो कोर्ट के अंदर कब पेश की जाएगी। मगर यहाँ पर एक जरूर स्पष्ट होती नजर आ रही है, UWW की तरफ से लगातार कहीं ना कहीं अब कैसे WFIO को कहीं ना कहीं चेतावनी दी गई है कि 45 दिनों के अंदर इस मामले को अब कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट किया जाए। दूसरा, यहाँ पर जिस तरीके से ये भी कहा गया है कि WFI की जो चुनाव की जो प्रक्रिया है वो लगभग 45 दिनों के अंदर अब निपटाई जाए, नहीं तो उनको कहीं ना कहीं भारतीय बॉडी को कहीं ना कहीं सस्पेंड भी किया जा सकता है। इससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं भारत सरकार की कहीं ना कहीं कुछ मुश्किलें जरूर बन सकती है, मगर इस मुश्किलों को सुलझाने के लिए अब सरकार को ही कहीं ना कहीं कदम उठाना होगा। जी
वहीं राजीव, अगर बात करें जिस तरीके से पहलवानों की ओर से, नरेश टिकैत की ओर से सरकार को लगभग 5 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया था, जिसमें लगभग एक दिन अब बीत भी गया है। क्या लगता है कि पुलिस कब तक इस मामले में अपनी रिपोर्ट पेश कर सकती है, या पहलवानों की तरफ से इस मामले को लेकर क्या अहम सबूत पेश किए गए हैं? देखिए, यहाँ पर बात करें, सरकार को दो अल्टीमेटम मिल चुके हैं। दो, पहला है यूडब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से, जो डब्ल्यूएफआईओ को दिया गया है 45 दिनों का चुनाव कराने को लेकर। दूसरा, यहाँ पर किसानों की तरफ से जो नरेश टिकैत है उनकी तरफ से भी 5 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है कि इसको जल्दी से जल्दी सुलटाया जाए, और नहीं तो बिल्कुल बड़ा आंदोलन जो है वो किसानों के द्वारा किया जा सकता है। जो मेडल बढ़ाने की बात थी, जो इसके अंदर फोगाट की बात करें, साक्षी मलिक की बात करें, या फिर और लोगों की बात करें जो कहते हैं हरिद्वार गंगा घाट पर गए थे हल्की पौड़ी पर, वहां पर जो मेडल बढ़ाने के लिए, उनके जो मेडल है वो कहीं ना कहीं अभी तक नरेश टिकैत के पास सुरक्षित है, और उसको अब राष्ट्रपति को देने की बात की गई है। मगर यहाँ पर देखना होगा कि 5 दिनों को जो अल्टीमेटम दिया गया था उसमें से एक दिन तो कहीं ना कहीं निकल चुका है। अभी 4 दिन का जो अल्टीमेटम सरकार को वो उनके पास है। मगर अब देखना होगा सरकार के पास कहीं ना कहीं जो कदम है वो कहीं ना कहीं अब जल्दी से उठाने होंगे, क्योंकि एक तरफ तो यूडब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से कहीं ना कहीं नोट चेतावनी दी गई है चुनाव को लेकर, दूसरा किसानों की तरफ से भी चेतावनी दी जा रही है, और पहलवानों की तरफ से जो दबाव बन रहा था वो भी कहीं ना कहीं बनता हुआ नजर आ रहा है। मगर बृजभूषण जो है वो बार बार यही कह रहे हैं कि अगर उनके खिलाफ जो दोष साबित होते हैं तो वो फांसी पर भी कसीमे लटकने के लिए तैयार है। मगर यहाँ पर बात करें पुलिस जांच की, तो पुलिस जांच जो है वो कहीं ना कहीं अब रफ्तार से बढ़ानी होगी, ताकि इसके अंदर जो 45 दिनों का जो अल्टीमेटम दिया गया चुनाव को लेकर वो भी कहीं ना कहीं सुचारू रूप से कहीं ना कहीं होते हुए नजर आए, और दूसरा जो किसानों की तरफ से भी अल्टीमेटम दिया गया 5 दिनों का, वो भी कहीं ना कहीं उसको भी कहीं ना कहीं राहत मिल सके। मगर अब देखना होगा पुलिस और सरकार इस मामले के अंदर कितनी जल्दी कदम उठा सकती है। जी वहीं राजीव, अगर बात करें जो पहलवानों के प्रदर्शन का ये मुद्दा है, ये कहीं ना कहीं दिल्ली, हरिद्वार और अब सिंगापुर तक भी पहुंच चुका है, लेकिन अगर सरकार की बात करें तो सरकार ने अभी तक इस मामले में किसी तरह की कोई सुध लेने की कोशिश नहीं की है। देखिए, यहाँ पर बात करें, जिस तरीके से नरेश टिकैत ने कहा कि 5 दिनों को सरकार को अल्टीमेटम दिया जाता है, अगर 5 दिनों तक का अल्टीमेटम सरकार नहीं काम करती है उस अल्टीमेटम में, तो कहीं ना कहीं किसानों का जो आंदोलन है वो बड़े रुख अपना सकता है, जिसका वजह से कहीं ना कहीं यूडब्ल्यूडब्ल्यू की यानी कि बाहर की तरफ से, विदेशों की तरफ से कहीं ना कहीं संदेश बिल्कुल आ रहा है कि, और कहीं ना कहीं भारत सरकार के बीच में जो पहलवानों को लेकर जो खींचातानी चल रही है उसकी भी जानकारी वहां तक पहुंच चुकी है, और उनकी तरफ से भी अब 45 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है कि डब्ल्यूएफआईओ का जो चुनाव है वो सुचारू रूप से कराया जाए, और जो पूरे मामला है कहीं ना कहीं इसको कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट किया जाए। मगर अब देखना होगा सरकार को ही इसके अंदर कदम रखना होगा, ताकि सुचारू रूप से दोनों प्रक्रिया अपनाई जाए, किसानों को भी शांत किया जा सके, और जो बाहर यानी कि यूडब्ल्यूएफ की तरफ से जो प्रक्रिया है चुनाव की वो भी कहीं ना कहीं शांत तरीके से होते नजर आए, और वहां तक जो मैसेज जा रहा है वो भी कहीं ना कहीं बदलता हुआ नजर आया। मगर देखना होगा सरकार की तरफ से वाकई में ही कदम उठाया जाएगा, या फिर सिर्फ इसको चेतावनी मानकर कहीं ना कहीं इसको ठंडे बक्से में डाल दिया जाएगा। मगर यहाँ पर बात करें किसानों की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है, जो 5 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है उसमें से एक दिन निकल चुका है, 4 दिन का अल्टीमेटम अब सरकार के हाथ में है, और सरकार को कहीं ना कहीं जल्दबाजी करने की कहीं ना कहीं करनी होगी, ताकि कहीं ना कहीं पहलवानों की जो मांग है जो बाहर विदेशों तक जा रही है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं शांति बनती नजर आए। मगर अब सरकार को या फिर क्या खेल मंत्री जो अनुराग ठाकुर है उनको ही कहीं ना कहीं बीच में आकर कहीं ना कहीं बातचीत का रास्ता जो है वो शायद अपनाना पड़ सकता है। जी वहीं राजीव, अगर बात करें तो किसानों ने मुजफ्फरनगर में महापंचायत का भी ऐलान किया है, तो क्या लगता है पहलवानों के प्रदर्शन को लेकर आगे उस महापंचायत में क्या नई रणनीतियां बनाई जा सकती हैं? देखिए, यहाँ पर किसानों की तरफ से बिल्कुल गुरुवार यानी कि आज के लिए कहीं ना कहीं महापंचायत का ऐलान किया गया, और इस महापंचायत को कहीं ना कहीं बड़े लेवल पर ले जाने की भी कोशिश की जा सकती है, क्योंकि बात करें अगर किसान कहीं ना कहीं नाराज हो जाते हैं, और किसान पहलवानों के हक में पहले से ही थे, और कहीं ना कहीं अगर आंदोलन किया जाता है तो सोचिए सरकार की मुश्किलें बिल्कुल बनना लाजमी है। और सरकार की तरफ से यानी दिल्ली पुलिस की और सरकार की तरफ से बात करें तो कहीं ना कहीं दिल्ली की सीमाओं को कहीं ना कहीं बॉर्डर के रूप में बदल दिया गया है, और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। दिल्ली के इंडिया गेट की बात करें या जंतर मंतर की बात करें तो पहलवानों को प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। मगर यहाँ पर आज जो बैठक की जाएगी, महापंचायत की जाएगी, उसके अंदर अगर आंदोलन करने का बड़ा रूप बनता है तो कहीं ना कहीं सरकार की मुश्किलें जो है वो बनती हुई बिल्कुल नजर आ सकती है, और वही आंदोलन जो पहले एक बार किसान आंदोलन जो देखने को मिला था, मगर अब पहलवान आंदोलन जो है वो किसानों की तरफ से ही किया जाएगा, और उसके अंदर
सरकार की मुश्किलें जो है वो बिल्कुल बनती हुई नजर आएंगी। मगर कहीं ना कहीं इस महापंचायत के रिजल्ट के बाद सरकार को ही कहीं ना कहीं पहलवानों की सुध और लेनी होगी और लगातार कहीं ना कहीं ये प्रक्रिया जो है वो कहीं ना कहीं अपनानी होगी, ताकि दोनों ही पक्ष जो है वो कहीं ना कहीं शांत होते हुए नजर आ रहे हैं। मगर अभी तक जो बाहर विदेशों के अंदर मैसेज जा रहा है उसको लेकर सरकार की कहीं ना कहीं मुश्किलें जरूर बनती हुई नजर आ रही है। जी वहीं राजीव, अगर बयान की बात करें तो अनुराग ठाकुर का जो बयान सामने आया था, कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि पहलवानों को पहले दिल्ली पुलिस, सुप्रीम कोर्ट और सरकार पर भरोसा करने की जरूरत है। वहीं अगर बात करें तो लगभग 4 महीने हो गए हैं और पहलवान लगातार बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि सरकार की तरफ से क्या कहीं ना कहीं बृजभूषण को बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, यहाँ पर एक चीज समझ नहीं होगी। अनुराग ठाकुर की बात करें तो अनुराग ठाकुर पहले भी एक बार पहलवानों के बीच में आए थे, जब 4 महीने पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर ही पहलवान आए थे और उनकी तरफ से भी कहीं ना कहीं बैठक की गई थी। अनुराग ठाकुर उस बैठक के अंदर खुद मौजूद हुए थे और उन्होंने कहा था कि हम एक कमेटी बनाएंगे, कमेटी के अंदर ही सारी चीज डिसाइड की जाएगी। मगर उस कमेटी की रिपोर्ट जो है वो अभी तक 4 महीने बीतने के बावजूद भी उस कमेटी की रिपोर्ट जो है वो सबके सामने नहीं आई है। दूसरा, यहाँ पर जिस तरीके से आप कहीं ना कहीं अनुराग ठाकुर को भी कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये जिस तरीके से बाहर विदेशों से कहीं ना कहीं जानकारी मिल रही है कि सरकार की जो जैसे भारतीय कुश्ती संघ है उसकी बॉडी जो है उसको कहीं ना कहीं सस्पेंड किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं आप अनुराग ठाकुर को ही सामने आना होगा। दूसरा, यहाँ पर अनुराग ठाकुर की तरफ से जो कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस के ऊपर भरोसा करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश के बाद कहीं ना कहीं FIR दर्ज की गई है उसके अंदर भी संयम रखना चाहिए। मगर अभी तक पहलवानों की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट कहा जा रहा है कि यूपी के अंदर जो अभी तक 38 FIR दर्ज हुई थी वो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है। जो दिल्ली पुलिस के द्वारा दो FIR दर्ज की गई है उसके अंदर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ना ही FIR की जो कॉपी थी वो भी पहलवानों को नहीं दी गई है। इससे साफ जाहिर है कि पहलवानों को लगता है कि दिल्ली पुलिस जो है वो केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है और कहीं ना कहीं बृजभूषण को बचाने की कोशिश की जा रही है। मगर अब देखना होगा अनुराग ठाकुर क्या बातचीत का रास्ता अपना पाते हैं या फिर इसी तरीके से जो अभी तक 4 महीने तक देखने को मिल रहा था, सिर्फ कमेटी बनाकर शांत बक्से में डाली गई थी, क्या वो वही प्रक्रिया दोबारा से अपनाई जाएगी? और जिस तरीके से अनुराग ठाकुर खुद कह रहे हैं कि पुलिस के ऊपर भरोसा करना चाहिए, मगर पहलवानों की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि दिल्ली पुलिस के ऊपर उनको बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। जी राजीव तिवारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। उत्तर प्रदेश के नगरीय निकायों के नव निर्वाचित महापौर, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों के अध्यक्षों के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला को 1 जून को राजधानी लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर हॉल में आयोजित किया जाएगा। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने मंगलवार को यहां बताया कि कार्यशाला में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रतिभाग कर निर्वाचित प्रतिनिधियों का मार्गदर्शन करेंगे। दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के अलावा नगर विकास मंत्री AK शर्मा और नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरुजी भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। प्रवक्ता के अनुसार 3 सत्रों में आयोजित होने वाली इस कार्यशाला की शुरुआत नगर विकास मंत्री AK शर्मा के संबोधन के साथ होगी। प्रथम सत्र में नगरीय स्वशासन के संवैधानिक और विधिक प्रावधानों पर चर्चा की जाएगी। सचिव नगर विकास रंजन कुमार इस सत्र की अध्यक्षता करेंगे। सलाहकार नगर विकास विभाग केशव वर्मा द्वारा भारत के संविधान में नगरीय निकायों से संबंधित प्रमुख विशेषताओं पर जानकारी दी जाएगी। आपको बता दें कि यूपी के नगरीय निकायों के नवनिर्वाचित महापौर, पार्षदों और पंचायतों के अध्यक्षों के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। सूत्रों के हवालों से ये भी बताया गया है कि CM योगी इस कार्यशाला में खुद प्रतिभाग करेंगे और उनके साथ दोनों डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे। साथ ही आपको बता दें कि इस कार्यशाला का आयोजन 3 सत्रों में किया जाएगा और 3 सत्रों में आयोजित होने वाली इस कार्यशाला की शुरुआत नगर विकास मंत्री AK शर्मा के संबोधन के साथ की जाएगी, जिसके पहले सत्र में नगरीय स्वशासन के संवैधानिक और विधिक प्रावधानों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही सलाहकार नगर विकास विभाग केशव वर्मा द्वारा भारत के संविधान में नगरीय निकायों से संबंधित प्रमुख विशेषताओं पर जानकारी भी दी जाएगी।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, नवनिर्वाचित परिषदों और महापौरों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, इसको लेकर एक बार पूरी जानकारी। बीजेपी ने 17 महापौर पर जीत हासिल की थी और 17 उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं उस पर कहीं ना कहीं विजय पाने के बाद आज जो उत्तर प्रदेश की 17 मेयर हैं वो राजधानी लखनऊ पहुंचेंगे। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जो मेयर है एक दिवसीय उनके लिए कार्यशाला रखा गया है। जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, पार्षद हैं, उनके लिए ये कार्यशाला का आयोजन किया गया और ये कहा जा सकता है कि नगरों की व्यवस्था और बेहतर के लिए साफ तौर पर इस कार्यशाला में बताने का काम किया जाएगा, जिसमें इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सभी इसमें मौजूद रहेंगे। और ये कहा जा सकता है कि इसमें पूरी तरह से जो नए नवनिर्वाचित मेयर चुन के आई हैं या आए हैं और साथ ही साथ जिला पंचायत अध्यक्ष, चेयरमैन, इन सभी की आज कार्यशाला रखेगी। एक दिवसीय कार्यशाला है। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ये कार्यशाला रखी गई है और शाम 4 बजे ये कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। आज हालांकि सुबह 9 बजे होना था, लेकिन इसका समय परिवर्तन कर दिया गया है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसमें शामिल होगी, क्योंकि प्रदेश की ट्रिपल इंजन की सरकार बन चुकी है और ये कहा सकता है कि केंद्र में, राज्य में सरकार और अब जो शहर की सरकार कही जाती है उस पर भी बीजेपी का दबदबा बना हुआ है। और ये कहा जा सकता है कि इस नवनिर्वाचित प्रत्याशियों को शपथ लेने के बाद आज एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन, जिसमें योजनाओं, परिकल्पनाओं के प्रति ललक, साथ अभिरुचि पैदा करने के लिए, योजनाओं की जानकारी देने के लिए, साथ ही प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के संकल्पों और अपेक्षाओं को विजन पूरा करने के लिए बृहद कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। और ये कहा जाता है कि पूरी तरह से बताने का काम किया जाएगा कि आखिरकार उत्तर प्रदेश सरकार का क्या लक्ष्य है, क्या उनकी परिकल्पनाएं हैं, उस पर लेकर भी कार्यशाला में बताने का काम किया जाएगा। साथ ही विजन क्या है देश के प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार का, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से इस कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा और किस स्थिति व्यक्ति शोध काम करना है, इस पर भी कहीं ना कहीं कार्यशाला में बताने का काम। लगभग बात की जाए तो प्रदेश में 65% डीजीपी नगरों की योगदान से होता है, क्योंकि जहां भी नगर निगम होते हैं, नगर पंचायत होती है, जिला पंचायत होती है, वहां जो जीडीपी कही जा सकती है वो प्रदेश की जीडीपी 65% इन्हीं सब से आती है। तो जाहिर सी बात है, कुल मिला के इन सब चीजों को आज बताने का काम किया जाएगा कार्यशाला में कि आखिरकार किस लक्ष्य की ओर काम करना है और उत्तर प्रदेश सरकार में क्या विजन है, क्या लक्ष्य है, उन लक्ष्यों को कैसे पूरा करना है, जनता की जो चीजें हैं उनको कैसे समझना होगा, चाहे वो सस्ता से जुड़े हो, चाहे वो जो भी उनके काम है उसको करने की बात की जाएगी। तो पूरा तरह से केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का विजन बताने का काम किया जाएगा और सभी को ये साफ तौर पे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक कह सकते हैं गुरु मंत्र भी देने का काम करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की सरकार के अनुरूप किस तरह से काम करना है। तो इसी को लेकर कार्यशाला है और शाम 4 बजे कार्यशाला शुरू होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसमें मुख्य अतिथि के बनकर आएंगे, साथ ही साथ जो दोनों डिप्टी सीएम होंगे, नगर विकास मंत्री होंगे, सभी इसमें कहीं ना कहीं मौजूद रहेंगे। वहीं जितेंद्र, अगर बात करें तो इस कार्यशाला का आयोजन 3 सत्रों में किया जाएगा, तो अलग अलग 3 सत्रों में कौन कौन शामिल हो सकता है और क्या अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की जा सकती है? देखिए, मुद्दे साफ है कि सरकार का विजन क्या है, केंद्र सरकार का लक्ष्य क्या है और साथ ही साथ किस ओर काम करना है और योजनाएं कैसे जनता तक पहुंचानी है और जो नगर निगम की योजनाएं हो या नगर निगम के माध्यम से जनता का जो फायदा होता है वो कहीं ना कहीं बताने का काम किया जाएगा। साथ ही साथ ये कहा जा सकता है कि सरकार की जो परिकल्पनाएं, अपेक्षाएं हैं, उनको कैसे पूरा करना है, ये एक बड़ा लक्ष्य है, क्योंकि 2024 का चुनाव नजदीक है और उत्तर प्रदेश में 17 महापौर की सीटें हैं और 17 महापौर पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। नगर निकाय चुनाव में जिला पंचायत अध्यक्ष सीटें हैं, साथ ही नगर पालिका अध्यक्ष सीटें, उन सबको कैसे विकास करना है, गाँव का, शहरों को कैसे स्वच्छ रखना है, स्वच्छता से कैसे जुड़ना है और रैंकिंग में कैसे उत्तर प्रदेश को आगे लाना है सफाई के मामले में, उसी सब को लेकर आज विजन साफ होगा। क्योंकि और ये ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूली से लेकर तमाम चीजें जो होती हैं उन सब पर कहीं ना कहीं आज इन सत्रों के दौरान बातचीत होगी। अलग अलग मंत्रियों की जिम्मेदारी दी गई है और जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि दोनों डिप्टी सीएम, नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा, साथ ही साथ राज्य मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सभी इसमें शामिल होंगे और कहीं ना कहीं जो चीजें हैं उस सभी बताने का आज काम किया जाएगा कार्यशाला के दौरान। ठीक है जितेंद्र चौहान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।
महाराष्ट्र सरकार ने अब एक और शहर का नाम बदलने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ऐलान किया है कि अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्या देवी होलकर रखा जाएगा। राजमाता अहिल्याबाई का जन्म महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में हुआ था। अहमदनगर निजाम शाही सुल्तानों की राजधानी थी। सन 1494 में इस शहर की स्थापना निजाम शाही वंश के पहले सुल्तान अहमद निजाम शाह ने की थी। पिछले कई वर्षों से बीजेपी के नेता अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्या देवी होलकर करने की मांग कर रहे थे। आखिरकार बुधवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ऐलान कर दिया कि अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्या देवी होलकर रखा जाएगा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और अब महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्या देवी होलकर रखा जाएगा। इससे पहले भी कई बार इस मामले को लेकर मांग रखी गई थी, जिसके बाद बुधवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ऐलान किया कि महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अब अहिल्या देवी होलकर रखा जाएगा। पिछले कई वर्षों से बीजेपी के नेता अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्या देवी होलकर करने की मांग कर रहे थे और आखिरकार अब ये फैसला ले ही लिया गया है। अब अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्या देवी होलकर रखा जाएगा। आपको बता दें कि राजमाता अहिल्याबाई का जन्म महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में हुआ था और अहमदनगर निजामशाही सुल्तानों की राजधानी थी। सन 1494 में इस शहर की स्थापना निजामशाही वंश के पहले सुल्तान अहमद निजाम शाह ने की थी। लगातार अहमदनगर जिले का नाम बदलने की मांग बीजेपी नेता कर रहे थे, जिसके बाद बुधवार को महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने ये बड़ा ऐलान किया है और उन्होंने फैसला लिया है कि अब अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्या देवी होलकर रखा जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि राजमाता अहिल्याबाई का जन्म महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में हुआ था, जिसके बाद अब ये फैसला लिया गया है कि अब अहमदनगर जिले को अहिल्या देवी होलकर के नाम से जाना जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता सत्य प्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, एकनाथ शिंदे ने एक अहम फैसला लिया है और अब अहमदनगर जिले का नाम बदलने का ऐलान किया है। इसको लेकर एक बार पूरी जानकारी। बिल्कुल, देखिए, महाराष्ट्र में एक और जिले बदलने की घोषणा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया है, जिसमें सबसे प्रमुखता से उन्होंने कहा कि अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्या होलकर रखा जाएगा, क्योंकि काफी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की मांग। इस बीच विपक्ष की तरफ से भी इस पर टिप्पणी की गई है और कहा गया है कि जब भी चुनाव आते हैं तो इस तरह का काम जो है भारतीय जनता पार्टी करती है। वोट लुभाने के लिए अहमदनगर का नाम बदलने की घोषणा की गई है। ऐसे में अहमदनगर के वासियों को इस पर विचार करना होगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी वोट की राजनीति के चलते लोगों का नाम बदलने में लगी हुई है। संभाजी ब्रिगेड का नाम रखने को लेकर जिस तरह से महाराष्ट्र में हलचलें तेज हुई थी, उसके बाद एक बार फिर से अहमदनगर का नाम बदलने की अटकलें लगाई जा रही है और हालांकि इसकी घोषणा के साथ ही अब विपक्ष भी आक्रामक हो गया है। विपक्ष लगातार यह कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नाम बदलने में जो है अपनी सांसदता रखती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के सामने तमाम मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, किसानों के मुद्दे और अन्य महाराष्ट्र के मुद्दे हैं, लेकिन उस पर विचार नहीं करती। सिर्फ नाम बदलने के लिए महाराष्ट्र सरकार जो है आगे आती है। नाम तब बदलती जब चुनाव होने वाले होते हैं। तो ऐसा क्यों भारतीय जनता पार्टी को चुनाव के वक्त ही नाम बदलने की याद क्यों आती है? बाकी इतने सालों में भारतीय जनता पार्टी सरकार में रही तो तब नाम बदलने की विचार क्यों नहीं इसकी घोषणा की? जी वहीं सत्य प्रकाश, अगर बात करें जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने ये ऐलान किया है, तो उसके बाद लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं इसको लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की घोषणा के बाद शिवसेना के ही नेता ने इस पर टिप्पणी की है और कहा है कि चुनाव के दरमियान इस तरह की चीजें आम है। भारतीय जनता पार्टी से यही उम्मीद लगाई जा सकती है कि जहां जहां इस तरह के नाम है वो धर्म परिवर्तन के आधार पर वह नाम बदलने के में विश्वास रखती है। लेकिन जनता सब जानती है, जनता सब समझती है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी वोट की राजनीति के चलते अहमदनगर का नाम अहिल्या
होल्ड कर जो है रखने का घोषणा किया है। सत्यप्रकाश सोनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। एक बार फिर हाजिर हैं ब्रेक के बाद, बढ़ते हैं अगली खबर पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गुरुवार को रायगढ़ में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री इस मौके पर रायगढ़ के कलेक्ट्रेट परिसर में स्थापित छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा का अनावरण और 465 करोड़ की लागत वाले विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर से विमान से 11:30 बजे रायगढ़ के लिए प्रस्थान करेंगे। मुख्यमंत्री दोपहर 12 बजे रायगढ़ जिले के जिंदल एयर स्ट्रिप पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री बघेल यहां से रायगढ़ कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे और वहां कार्यालय परिसर में स्थापित छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा का अनावरण करने के साथ ही 465 करोड़ रुपए की लागत वाले विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री बघेल दोपहर 12:45 से 1 बजे तक श्री बालाजी मेट्रो हॉस्पिटल के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री उसके बाद 3 बजे रायगढ़ के रामलीला मैदान पहुंचेंगे और वहां राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शाम को 4:30 बजे रामलीला मैदान से जिंदल एयर स्ट्रिप के लिए रवाना होंगे और वहां से विमान से शाम 5:30 बजे स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर वापस आएंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर से संवाददाता टिकेश वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। टिकेश, आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का शुभारंभ करने जा रहे हैं, इसको लेकर एक बार पूरी जानकारी। छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि पूरे देश भर में एक पहली बार है कि राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और इसको लेकर तैयारियां पूरी कर चुकी है। और हम उसी मंच पर है जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज पहुंचेंगे और इस राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का शुभारंभ करते हुए नजर आएंगे। बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज 11:00 पर रायपुर से रायगढ़ के लिए रवाना होंगे। उसके बाद कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे, कई लोकार्पण में शामिल होंगे और रायगढ़ जिले को कई सौगात भी देते हुए नजर आएंगे। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा कार्यक्रम है। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायगढ़ जिले के रामलीला मैदान में शामिल होंगे रामायण महोत्सव में, जहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचने की आशंका है और तैयारियां पूरी की जा चुकी है। बता दें कि इसमें कई देशों के जो राष्ट्रीय रामायण महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। इसके साथ साथ करीबन 12 से अधिक राज्य के कलाकार यहां पर प्रस्तुति देंगे और जिसके बाद प्रतिदिन यहां पर हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ भी किया जाएगा। तो एक बड़ा कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम को शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम की चर्चा पूरे देश भर में है, बल्कि विदेश में भी है और ये पूरा कार्यक्रम अरण्य कांड के थीम पर संचालित होगा, जहां पर भगवान श्री राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ मां कौशल्या की जन्मभूमि है। तो निश्चित पर एक बड़ा कार्यक्रम है और इसको लेकर के पूरे प्रदेश भर में चर्चा है। जय वहीं टिकेश, अगर बात करें तो इसके साथ ही मुख्यमंत्री लगभग 465 करोड़ के विकास कार्यों का भी आज लोकार्पण करने वाले हैं। इनमें कौन कौन से नए विकास कार्य शामिल हैं? जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार कई ऐसे कार्यक्रम ऐसे मंच है जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचेंगे और वहां पर सौगात देते हुए जाएंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति स्थापना की बात किया जाए तो या फिर हॉस्पिटल की बात किया जाए, सीसी रोड की भी बात किया जाए, जो मूलभूत सुविधाएं है वो वहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल देते हुए नजर आएंगे। तो निश्चित पर एक बड़ा कार्यक्रम है। इसके साथ साथ राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के मंच से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कई बड़े घोषणा रायगढ़ जिले के लिए करते हुए नजर आएंगे। तो निश्चित पर एक बड़ा कार्यक्रम है और रायगढ़ में ये पहली आयोजन है। बृहद तौर पर पहली बार रायगढ़ जिले में एक भव्य कार्यक्रम है। इसको लेकर तैयारियां पूरी की जा चुकी है, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसी मंच पर पहुंचेंगे और सौगात देते हुए नजर आएंगे। जी ठीक है टिकेश वर्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।
करोड़ रुपए रिश्वत लेने के मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी एआईजी आशीष कपूर की मुश्किलें कम नहीं हुई। विजिलेंस ब्यूरो ने अब उनके और उनकी पत्नी कमल कपूर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है। आरोप है कि उन्होंने अपनी कुल आमदनी से 129.3% अधिक खर्च किया है। चंडीगढ़ और मोहाली में नौकरी के दौरान उन्होंने अवैध तरीके से महंगी चल और अचल संपत्ति बनाई। विजिलेंस की टीम बुधवार को उन्हें पटियाला जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आई और गिरफ्तारी डाल दी। मोहाली अदालत ने आरोपी को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। विजिलेंस ब्यूरो की तरफ से बर्खास्त एआईजी आशीष कपूर और उनकी पत्नी कमल कपूर की गत 5 साल में बनाई गई संपत्ति की जांच की गई। विजिलेंस द्वारा बुधवार को विजिलेंस ब्यूरो मोहाली में दर्ज एफआईआर में बताया है कि एजेंसी द्वारा आशीष कपूर और उनकी पत्नी कमल कपूर की 1 अगस्त 2017 से 31 अगस्त 2022 तक की संपत्ति खंगाली गई। इसमें सामने आया कि उन्होंने अवैध तरीके से चंडीगढ़ और मोहाली में संपत्ति बनाई है। आपको बता दें कि एआईजी आशीष कपूर की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। अब विजिलेंस ब्यूरो ने उनके और उनकी पत्नी कमल कपूर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है। साथ ही उनके 5 साल की पूरी संपत्ति को खंगाला गया। इसमें सामने आया है कि उन्होंने अवैध तरीके से चंडीगढ़ और मोहाली में संपत्ति बनाई है। इससे पहले 1 करोड़ रुपए रिश्वत लेने के मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से उनको जमानत मिली। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमित सेठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, एआईजी आशीष कपूर की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। जमानत मिलने के बावजूद अब विजिलेंस ने उन पर शिकंजा कसा है और कहीं ना कहीं आय से अधिक संपत्ति का मामला भी अब उन पर दर्ज कर लिया गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 30 मई को जो है एआईजी आशीष कपूर को जो है ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से जमानत मिलती है। उनको जिस तरह से बाहर लेके आना था, उसी बाद जो है एक और मामला था, मोहाली कोर्ट ने जो है प्रोडक्शन वारंट पे जो है उनको जो है फिर मोहाली पुलिस को सौंप दिया, विजिलेंस विभाग को सौंप दिया। दोबारा से उनकी जो है गिरफ्तारी हो जाती है। आय से ज्यादा संपत्ति मामले में जो है उनकी पत्नी को और उनको जो है विजिलेंस ब्यूरो ने जो है दोबारा से गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि आशीष कपूर का जो है पुलिस रिमांड जो है 3 दिन का विजिलेंस विभाग को मिला है और देखना होगा अब आगे क्या इसमें निकल के आता है। वहीं अमित, अगर बात करें जिस तरीके से कहा जा रहा है कि विजिलेंस की टीम की ओर से लगभग 5 साल की जितनी भी संपत्ति है आशीष कपूर की, उसको खंगाला जा रहा है, तो उसमें क्या सामने आया है? बिल्कुल, अगर बात की जाए तो पिछले अगर 5 सालों की बात की जाए तो जितनी भी उनकी जो संपत्ति है उनको खंगाला जा रहा है। आय से ज्यादा संपत्ति जो है उनकी जो है सामने आ रही है और करीब जो है करोड़ों में जो है ये मामला जो है, ये जो गबन जो है ये सामने आ रहा है। क्योंकि पंजाब विजिलेंस की अगर बात की जाए तो पिछले लंबे अरसे से जो है जो इस तरह के जो रिश्वतखोर जो अफसर है उनके ऊपर जो है पंजाब विजिलेंस ने जो है नकेल कसी हुई है। अमित सेठी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। वहीं हल्द्वानी में कमिश्नर दीपक रावत ने राष्ट्रीय राजमार्ग और स्टेट राजमार्ग के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए कुमाऊं मंडल में सड़कों की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान 5 सड़कों के मामले वन विभाग में भूमि हस्तांतरण को लेकर लंबित पाए गए। इसके अलावा काशीपुर और बागेश्वर में राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा किए जा रहे सड़कों के काम में भी देरी पाई गई। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने राष्ट्रीय राजमार्ग और स्टेट राजमार्ग के अधिकारियों से जल्द सड़कों के कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। कुमाऊं कमिश्नर ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग के अन्य प्रोजेक्ट में निर्माण कार्य संतोषजनक हो रहा है। जल्द से जल्द पहाड़ और मैदानी इलाकों में बेहतर कनेक्टिविटी के प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, एक तो NHAI का और जो हमारा स्टेट PWD का NH है, आप दोनों की आज मैंने मीटिंग ली और मुख्यतः जो काम चल रहे हैं उनकी प्रोग्रेस और कहाँ पे अड़चनें आ रही हैं उसको दूर करने के संबंध में था। प्रोग्रेस इसकी मोरलेस सेटिस्फैक्ट्री है। केवल काशीपुर वाला ROB हमारा ज़्यादा डिले हो गया और
लगता है इस साल के अंत तक ही उसका शेड्यूल अभी जो दिया गया है उसमें वो पूरा हो पाएगा। और पहाड़ों में जो काम चल रहे हैं हमारे, उसमें अल्मोड़ा में जो दनिया वाला स्ट्रेच है उसमें प्रगति थोड़ा धीमी 50% है। तो वहाँ के डीएम साहब को भी कहा है इसको रेगुलरली वो मॉनिटर करें और कोई दिक्कतें अगर एनएच को आ रही हैं तो उसको भी दूर करें। एक जो तीसरा काम पहाड़ों में जो बागेश्वर को सड़क जोड़ती है अल्मोड़ा से, उसकी वाइडनिंग प्रपोज्ड है। उसमें कुछ जगह जो मुआवजे बांटे जाने हैं, जो अवार्ड्स दिए जाने हैं किसानों को, उसके स्तर पे थोड़ा सा डिले है। यही डिले थोड़ा रुद्रपुर बाईपास पे भी है और जो प्रपोज्ड ठाकुर द्वारा काशीपुर जो रोड है उसमें भी ये वाले इश्यूज़ हैं। तो ये वहाँ के डीएम से इन इश्यूज़ को हम टेकअप कर लेंगे। 5 मामले फॉरेस्ट प्रपोजल्स के स्तर पे रुके हुए हैं इसमें, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा पुराने नहीं हैं, नए हैं। तो इसमें को नेचुरल कोर्स में हल होने के लिए अभी छोड़ा गया है और अगर इंटरवीन करना होगा तो आगे इसमें करेंगे। जो आप बता रहे थे अभी हल्द्वानी बाईपास का, इसमें जो मुझे अभी एनएचआई ने बताया है कि इसका अलाइनमेंट एक तरह से उन्होंने तय कर दिया है, तो उसको भी एक बार फील्ड विजिट करके एक दिन देखा जाएगा। सर फाइनल टच पे यहाँ पर कौन कौन से काम ऐसे हैं जो फाइनल स्टेज पे हैं और जल्दी पूरा सकते हैं? देखिए, इसमें जो पहला जो मेजर काम था हमारा, जिसमें हम जो कैंची से लेके क्वारब वाली रोड है इस पर काम चल रहा था, इसमें पूरी तरह से सड़क बन चुकी है अच्छी, केवल 2 ब्रिजेज़ हैं जो छूटे हुए हैं। चलथी में एक जो ब्रिज बनने वाला है उसके लगभग सारे काम पूरे हो गए, वो भी बड़ी जल्दी पब्लिक की यूज़ के लिए खुल जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने अधिकारियों की एक अहम बैठक ली है और सड़कों को लेकर कई दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। इसको लेकर एक बार पूरी जानकारी। जी बिल्कुल, देखिए राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के द्वारा जो लगातार विकास कार्यों को लेकर के जो लगातार अधिकारियों से बैठक की जाती है, उस बैठक के बाद अधिकारी वर्ग जो है वो लगातार अपने विभाग के अधिकारियों के साथ लगातार इस पर चर्चा करते हैं। और अगर बात की जाए कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत की, तो लगातार दीपक रावत हर क्षेत्र में जाकर के मॉनिटरिंग की उनकी तरफ की जाती है और लगातार किसी का विकास कार्य से संबंधित जो कार्य है उन पे क्या कार्य हो रहे हैं, कितने कार्य गतिमान है, कितने कार्य में दिक्कतें आदि, उनको लगातार प्रयास करने का हल करने का प्रयास किया जाता है। और इसी क्रम में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत है उनके द्वारा एनएच के अधिकारियों के द्वारा स्टेट के अधिकारियों के साथ बैठक की गई है। इस बैठक में जो कनेक्टिविटी की जो मुख्य धारा है, यानी जो रोडें हैं उनको कहीं ना कहीं लगातार जो ठीक किया जाना है। कुमाऊं के अंदर की बात की जाए, कुमाऊं से बाहर की बात की जाए, वहाँ पर प्रकार से दिक्कतें आ रही है। स्टेट जो हाईवे है, स्टेट हाईवे की जो रोडें हैं उसमें क्या दिक्कतें आ रही है, नेशनल हाईवे की जो दिक्कत है उसमें क्या परेशानी आ रही है और किस प्रकार से काम अधूरा है, किस प्रकार को से काम करना है, कौन फाइनल स्टेज में है, किस कार्य गतिमान है, उसको लेकर के यहाँ बैठक की गई है और जरूरी निर्देश दिए गए। उसमें तमाम तरीके से उन्होंने बताया कि जो वन क्षेत्र में जो अंतर्गत जो रोडें आती हैं उसमें किस प्रकार से काम चल रहा है, कितना काम होना है और हल्द्वानी बाईपास को लेकर के उत्तर अभी साफ करना कि वहाँ पर जो काम है वो गतिमान है। और उसके बाद जो पहाड़ों में कनेक्टिविटी की जो लगातार जो बातें कही जाती है कि रोडें कहीं ना कहीं बेहतर की जा सके, उसको भी कहीं ना कहीं उन्होंने यहाँ पर इस तरह से पूछताछ की है और जरूरी निर्देश दिए हैं कि जो रोडें लगातार बनाई जा रही हैं उनकी गुणवत्ता अच्छी की जाए और जो दिक्कतें हैं वो कहीं ना कहीं जल्द से जल्द दूर की जाए, ताकि जो लोग हैं वो कुमाऊं के जो बेल्ट है उसमें कहीं ना कहीं सुविधा उनको जाने में हो और जो लगातार कनेक्टिविटी हो कहीं ना कहीं बेहतर की जाए। वहीं अमित, अगर बात करें उत्तराखंड की, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में पहाड़ी और मैदानी इलाके ज्यादा हैं, तो रोड की कनेक्टिविटी को लेकर क्या अहम प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए बिल्कुल, क्योंकि अगर बात की जाए जो तराई क्षेत्र है वहाँ पर जो रोड की कनेक्टिविटी है, जो लगातार वहाँ पर जो कार्य है, स्टेट हाईवे की बात की जाए और जो नेशनल हाईवे की बात की जाए, उसमें जो रोडें लगातार बनाई जा रही हैं उनमें लगातार यहाँ पर कार्य गतिमान हो, उसको लेकर के एक मॉनिटरिंग बैठक लगातार की जाती है। और दीपक रावत की यही खूबी है कि वो किसी भी जो क्षेत्र के जो कार्य है उस पर लगातार मॉनिटरिंग करते हैं, लोगों से यहाँ पर अधिकारी से राय मशवरा करते हैं और यहाँ तक कि आम जनता के बीच में जाकर के भी कहीं ना कहीं दिक्कतों को समझते हैं। और इसीलिए यहाँ पर बैठक की गई है एनएच के अधिकारियों के साथ, स्टेट के जो एनएच के अधिकारी उनके साथ बैठक की गई है और इसमें तमाम तरीके की जो बातें भी सामने आई है। इसमें रुद्रपुर काडोरा नेशनल हाईवे जो 87 का मार्ग है उसका कार्य आरम्भ कर दिया गया और उसमें बताया गया 2023 तक कार्य पूरा कर दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो पहाड़ी कनेक्टिविटी की बात लगातार की जाए तो जो
अल्मोड़ा और दरिया मार्ग है उसमें कार्य क्षमता के द्वारा जो काम किया जा रहा है वो गति उसकी धीमी तो उसको भी चेक करने की बात की गई और साथ ही समय अवधि जो दी जाती है अधिकारियों को उसमें काम पूरा हो उसको लेकर के जरूर निर्देश दिए गए हैं और अगर कोई दिक्कत उनको आ रही है तो उसको लेकर भी वो अवगत कराई ये बात उनको कही गई है। पूरी तरीके से कुमाऊं कमिश्नर का जो ध्यान है वो कनेक्टिविटी की तरफ इसलिए भी है क्योंकि जो लगातार जो रोड जो मार्ग होते हैं उस पर दिक्कतें ना हो और जो काम जो लगातार हो रहे हैं वो जरूरत जो सही समय से पूरे कर लिए जाए ताकि उत्तर ग्रामीण के द्वारा जो लगातार यहाँ पर बैठक की गई उसमें उनको कभी निर्देश दिए गए कि कनेक्टिविटी में कोई दिक्कत ना हो और जो राष्ट्रीय राजमार्ग है स्टेट मार्ग है उसमें कहीं ना कहीं लगातार काम किया जाए उसको लेकर लगातार वर्किंग। ठीक है अमित चौधरी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। पंजाब सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और अधिकारियों के सामान्य ट्रांसफर और पोस्टिंग का समय अब 15 जून तक बढ़ा दिया है। इस संबंध में कार्मिक विभाग पंजाब की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पंजाब सरकार के प्रवक्ता ने ये जानकारी देते हुए बताया कि राज्य के विभिन्न विभागों और संस्थानों में सेवारत कर्मचारियों और अधिकारियों के सामान्य तबादलों की समय सीमा 10 अप्रैल से 31 मई तक थी। उन्होंने कहा कि अब इस समय सीमा को 15 जून तक और बढ़ा दिया गया है। प्रवक्ता ने आगे बताया कि 15 जून 2023 के बाद सामान्य तबादलों पर पूरी तरह से रोक रहेगी और पदोन्नति या शिकायत को देखते हुए ही तबादले संभव होंगे। पंजाब सरकार की ओर से सामान्य ट्रांसफर और पोस्टिंग का समय अब बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले ये समय सीमा 10 अप्रैल से 31 मई तक थी और अब इसको बढ़ाकर 15 जून तक कर दिया गया है। इसको लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें ये साफ किया गया है कि अब सभी सामान्य ट्रांसफर और पोस्टिंग का समय 15 जून तक रहेगा। इसके बाद सिर्फ पदोन्नति या शिकायत को देखते हुए ही तबादले संभव होंगे। पंजाब सरकार के नोटिफिकेशन में जारी किया गया है कि अब इस समय सीमा को 15 जून तक और बढ़ा दिया गया है। साथ ही बताया गया कि 15 जून 2023 के बाद सामान्य तबादलों पर पूरी तरह से रोक रहेगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विजय वोरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, पंजाब सरकार ने एक अहम फैसला लिया है जिसमें अधिकारियों के ट्रांसफर को लेकर जो समय सीमा थी उसको बढ़ाकर अब 15 जून तक कर दिया है। इसको लेकर एक बार पूरी जानकारी। सरकार के प्रवक्ता ने उन्होंने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि जो अधिकारियों के तबादले करने में जिन्होंने अर्जी की हुई थी वो लोग अपने 10 अप्रैल से 31 मई का उसका टाइम था कर्मियों के तबादले के लिए, पर 15 जून सरकार ने जो है बढ़ा दिया इस डेट को। बता दें कि पंजाब सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि 10 अप्रैल से 31 मई तक अधिकारियों के तबादले होने थे। इसके मद्देनजर अधिकारी जहां मर्जी तैनाती अपनी करवा सकते थे, पर 15 जून तक सरकार ने अधिकारियों को जो है सहूलत देते हुए कहा कि 15 दिन का समय सीमा बढ़ा दिया गया। आपका 15 दिन में और भी कोई अधिकारी जो है अपनी अर्जी दे सकता है बदली के लिए। अगर कोई अधिकारी देता है तो 15 जून से पहले पहले उस अधिकारी का जो है ट्रांसफर उस जगह पे कर दिया जाएगा। वहीं विजय, अगर बात करें तो इस समय सीमा को बढ़ाने का कारण क्या है, और अगर बात करें तो 15 जून के बाद अगर किसी भी अधिकारी को तबादला कराना है तो वो किस तरह से संभव होगा? बात जो है पर्सोनल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जो बदली का समय सीमा बढ़ाया गया है वो मौसम के हिसाब से देख के बढ़ाया गया, क्योंकि छुट्टियां का समय शुरू हो जाता है 1 जून से जुलाई तक। इसको देखते हुए 15 जून तक का समय सीमा बढ़ाया गया है। पर एक बात और बता दें, यहाँ पर 15 तारीख के बाद ट्रांसफर नहीं होगी, पर वहीं 15 जून के बाद तक जो अधिकारियों की तरक्की है, प्रमोशन है, वो लगातार जारी रहेगी।
वहीं विजय, अगर बात करें इस तरीके का जो फैसला लिया गया है पंजाब सरकार की ओर से, तो इस पर अधिकारियों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं? क्योंकि जो पहले का समय था वो 31 मई तक था और अब इस समय सीमा को 15 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। अधिकारियों ने जो नीड है परफॉर्मेंस विभाग के अधिकारियों ने साफ तौर पे कहा है कि जो छोटे मोटे अधिकारी थे अपनी ट्रांसफर के लिए जद्दोजहद थी, क्योंकि फाइलें बहुत ही रश बहुत था विभाग में, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये समय सीमा बढ़ाई गई है। अब जो समय सीमा बढ़ाने को लेकर जो परफॉर्मेंस विभाग के अधिकारियों ने बयान जारी किया है, प्रवक्ता ने बयान जारी किया, उन्होंने साफ तौर पे कहा है जो अधिकारियों को सहूलत देते हुए 15 जून तक जो समय सीमा बढ़ाया गया उसके लिए सरकार जो है अधिकारियों के कदम मिला के चलेगी ताकि अधिकारियों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। विजय वोरा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। वहीं पुंछ में नियंत्रण रेखा के पास कलमाड़ा क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की साजिश को विफल कर दिया है। इसके साथ ही इस मामले में नार्को टेरर का भी खुलासा हुआ है। सुरक्षा बलों ने यहां तस्करी में शामिल 3 आतंकियों को दबोचा है। तीनों आतंकी स्थानीय नागरिक बताए जा रहे हैं, जो सीमा पार से आए नशीले पदार्थ और हथियार को तस्कर करने की नापाक कोशिश में जुटे थे। लेकिन इससे पहले सेना के जवानों ने उनके इरादों पर पानी फेर दिया। पकड़े गए आतंकियों के पास से हेरोइन और हथियार के अलावा 10 किलो आईडी भी बरामद हुई है। आतंकी इसे कुकर में छिपा कर लाए थे। इसके साथ ही उनके पास से एक AK राइफल, 2 पिस्टल, 6 ग्रेनेड प्रेशर कुकर में रखाकर आईडी और संदिग्ध हेरोइन के 20 पैकेट बरामद किए गए हैं। सेना ने पूरे इलाके को तुरंत घेर कर तलाशी अभियान चलाया है। पकड़े गए 3 आतंकियों में से एक घायल है। इस ऑपरेशन में सेना का एक जवान भी घायल हुआ है। मामले में आगामी जांच जारी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जम्मू कश्मीर से संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, पुंछ में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की साजिश को विफल कर दिया है और 3 आतंकियों को पकड़ा गया है। इसको लेकर एक बार पूरी जानकारी। जी बिल्कुल, देखिए आकांक्षा, पाकिस्तान की तरफ से लगातार कोशिशें जारी हैं, चाहे आतंकवाद हो या फिर नार्को टेररिज्म का को लेकर भी पाकिस्तान जो है वो लगातार कोशिशें जो है वो कर रहा है। बॉर्डर से लगातार हथियार भेजे जा रहे हैं और बीते कल भी जो कहा जाए तो 31 और 30 की रात जब आतंकियों ने घुसपैठ की है, उसमें जब भारी बारिश और मौसम खराब है इन दिनों जम्मू कश्मीर में, और भारी बारिश और का फायदा उठाते हुए ये तीनों आतंकी जो हैं उन्होंने घुसपैठ करने की कोशिश की, जिसके बाद वहां पर सतर्क जवानों ने कुछ संदिग्ध मूवमेंट देखी, इनको ललकारा गया, लेकिन ये अंदर घुस चुके थे और जब फायरिंग की गई सेना की तरफ से तो जवाबी कार्रवाई करीब 2 घंटे जो है वो फायरिंग होती रही, जिसमें एक आतंकी जो है उसकी टांग पे गोली लगी और उसके बाद बड़े पैमाने पर एक सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया, जिसके बाद इन तीनों आतंकियों को पकड़ा गया। हालांकि फायरिंग के अंदर एक जवान जो है वो भी जख्मी हुआ है और जो घायल जवान है उसका मिलिट्री हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। वहीं जो आतंकी घायल हुआ था उसको पुंछ के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। और खास करके कहा जाए ये तीनों आतंकी जो हैं इनके पास से जब इनको पकड़ा गया तो इनके पास से 10 किलो आईडी, 30 किलो हेरोइन और साथ ही में AK-56, 2 पिस्टल और 6 ग्रेनेड के साथ 30 किलो हेरोइन जो है वो बरामद हुई है। और ये तीनों जो पकड़े गए आतंकी हैं ये तीनों लोकल हैं और ये सीमा पार कर जो है वो सामान लाने का काम करते थे, लेकिन कहीं न कहीं सतर्क जवानों की नजर में जब आए तो उन्होंने ललकारा और इनको जब पकड़ा गया तो इन्होंने कई खुलासे किए हैं। हालांकि और भी इनसे पूछताछ जो है वो की जा रही है ताकि पाकिस्तान की नापाक हरकतों का अंदाजा जो है वो लगाया जा सके। ठीक है रविंद्र श्रीवास्तव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।
हिमाचल में मौसम में हुई तब्दीली की वजह से मई के महीने में दिसंबर जैसी ठंड का एहसास हो रहा है। जिला ऊना के तापमान में भारी गिरावट आई है। मई के महीने में आग के गोले नहीं बल्कि बारिश की बूंदें गिर रही हैं। मंगलवार रात्रि से ही शुरू हुई बारिश बुधवार को भी रुक रुक कर जारी रही। बुधवार दिन में 22 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। ऐसा पहली बार हुआ है जब मई के महीने में इस प्रकार मौसम में बदलाव आया हो। मई में कुछ दिन तापमान 42.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। वर्षों के बाद अब तापमान में 20 डिग्री की गिरावट आई है। बुधवार को यहां तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हिमाचल से ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। टीना, हिमाचल में लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है कि मौसम का मिजाज बदल रहा है और कहीं ना कहीं मई में रिकॉर्ड तोड़ ठंड पड़ रही है। जी बिल्कुल आकांक्षा, आप सही कह रहे हैं। हिमाचल में जो मई का महीना जहाँ आग बरसती थी, उस महीने में जो है बारिश की बूंदें लगातार बरस रही है, बारिश रुक नहीं रही है और ऐसे में कुछ एक स्थानों पर ओलावृष्टि हुई है, जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। और अगर आप इसके जो वो देखें कि 84% जो मई महीने में बारिश रिकॉर्ड की गई है, अधिक रिकॉर्ड की गई है। 2004 के बाद 2023 एक ऐसा महीना है कि मई में इतनी ज्यादा बारिश दर्ज की गई है और इससे न केवल जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है, बागवानों पर प्रभाव पड़ा है, लोगों पर प्रभाव पड़ा है और ऑरेंज अलर्ट इस बीच जारी किया गया था। काफी तेज बारिश मई के आखिरी दिन में भी यहाँ पे हुई है। और अगर हम बात करें कि अभी आने वाले दिनों में यानी 4 जून तक प्रदेश में भारी बारिश और अंधड़ का दौर जारी रहने की संभावना ये मौसम विज्ञान केंद्र ने जताई है और कई भागों में अंधड़ चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। तो ऐसे में आप देखें कि सिरमौर एक ऐसा जिला है जहां सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है और किन्नौर में सबसे कम हुई है। और अगर वैसे जनजीवन की बात करें, 70 सड़कें इस दौरान बंद रही हैं और बारिश के साथ साथ ऊंची चोटियों पे जो बर्फबारी है उससे अधिकतम जो तापमान था 15 से 20% तक कम दर्ज हुआ है। तो ऐसे में आप मान सकते हैं कि काफी ठंड भरा माहौल यहाँ अभी तक नहीं गया है। हालांकि आज जून की पहले दिन की शुरुआत अभी धूप से हुई है, धूप खिली है, लेकिन अभी देखना है कि दोपहर बाद तक मौसम किस करवट बदलता है। जी बात करें तो मई और जून का महीना छुट्टियों का महीना होता है, तो जिस तरीके से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, तो इसमें जो पर्यटक आते हैं उन पर क्या प्रभाव देखने को मिल रहा है? जी देखिए, स्पेशली जो प्रशासन है और जो मौसम विभाग है वो खास तौर पर पर्यटकों से एक निवेदन कर रहे हैं कि जब वो यहाँ आए, हिमाचल आए, तो अपने साथ गर्म कपड़े जरूर रखें क्योंकि मौसम कभी भी किसी भी वक्त पलट रहा है, बदल रहा है। ऊंची चोटियों पर यहाँ पे हिमपात है और मैदानी इलाकों की बात करें, भारी बारिश यहाँ पर चल रही है। तो ऐसे में जो पर्यटक यहाँ पर पहुंच रहे हैं, हालांकि कह रहे हैं कि जो मैदानी भागों में जो तपिश होती थी उससे उनको राहत जरूर मिल रही है, लेकिन उसके अलावा जो जिस तरह से जो तापमान एकदम से तब्दीली कर रहा है उससे घूमने में भी उनको जो है बाधा उत्पन्न हो रही है। तो ऐसे में टीना ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। राजधानी लाइव में मेरे साथ इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज़।